हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और बच्चों मैं इस सेशन में क्लास 9th का चैप्टर 3 जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इस चैप्टर का तीसरा पार्ट पढ़ाने वाला हूं। जी हाँ, ऑलरेडी हमने 2 पार्ट पढ़ लिया है और तीसरा टॉपिक जिसमें हम मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास कैसे निकालते हैं, कैसे उसका कैलकुलेशन होता है, ये सारा कुछ इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन से जरूर जुड़िएगा, पढ़िएगा, आपको पूरा कंसेप्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें बच्चों, आइए शुरू करते हैं। तो अगर पिछले सेशन में आपने देखा था कि मॉलिक्यूल क्या होता है, ये हमने पढ़ा है ना पिछले सेशन में। तो बच्चों जब आपको मॉलिक्यूल क्या होता है ये पता चल गया तो हम मॉलिक्यूलर मास पढ़ सकते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास को पढ़ने के लिए थोड़ा रिवाइज करते हैं कि मॉलिक्यूल किससे बना होता है। एलिमेंट के एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। अब वो एटम सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं O2 लिख रहा हूं तो O2 क्या है, मॉलिक्यूल है, और इस O2 मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेम एलिमेंट के हैं, दोनों एटम ऑक्सीजन एलिमेंट के हैं, सेम है। लेकिन अगर मैं यहां H2O लिख रहा हूं तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन H2O मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के हैं। 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का है ना। तो सेम एटम से मिलकर भी बन सकते हैं मॉलिक्यूल और डिफरेंट एलिमेंट के एटम से भी मिलकर मॉलिक्यूल बन सकते हैं। तो जब मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। अब खुद ही सोचो, अगर मॉलिक्यूल एटम से बना है तो अगर हम एटम का मास जोड़ दें तो एटम से जो मॉलिक्यूल बना है उसका मास निकल जाएगा, और जो मॉलिक्यूल का हमने मास निकाला वही कहा जाता है क्या, मॉलिक्यूलर मास। यानी दिमाग में एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से बैठ गया हमारे कि एटॉमिक मास जोड़ दो किसी भी मॉलिक्यूल में, जो भी एटम्स है ना उन एटम्स का एटॉमिक मास ऐड कर दो, सम कर दो, तो क्या निकल के आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाता है ना। तो देखो क्या लिखा है, द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। यानी कि अगर हमको एटॉमिक मास पता है तो एटॉमिक मास का यूज करके हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, क्योंकि एटम से ही तो मॉलिक्यूल बना होता है ना। तो अगर आपको मान लीजिए ऐसा समझ लो कि आपको एक अंडे का वजन पता है तो एक डजन अंडों का वजन पता चल जाएगा। क्या करोगे, जोड़ दोगे ना। एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, एक अंडे का वजन मान लो कितना है, मास है आपका 20 ग्राम, तो 12 अंडों का निकल जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आपको एटम का मास पता है तो एटम से ही मिलकर तो मॉलिक्यूल बनता है, तो आपको पूरे मॉलिक्यूल का मास पता चल जाएगा और उसी मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाएगा, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस क्या होता है, इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस या किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी एटम्स का एटॉमिक मास सम कर दें तो हमें मॉलिक्यूलर मास उस मॉलिक्यूल का पता चल जाता है ना। समझ में आ गया। तो डिफिनीशन हमको पता चल गई, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। क्लियर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मास को केजी में लिखते हैं, लेंथ को मीटर में लिखते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास को भी तो किसी यूनिट में लिखते होंगे, रिप्रेजेंट करते होंगे। तो मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, यू में। अब क्योंकि एटॉमिक मास भी तो किसमें लिखते हैं, यू ही में तो लिखते हैं। तो एटॉमिक मास को जोड़ोगे तो यू को जोड़ोगे तो यू ही तो आएगा। अरे मैं 5 किलोग्राम को 10 किलोग्राम में ऐड करूं तो फाइनल 15 भी तो किलोग्राम में आएगा। तो केजी को केजी में जोड़ूंगा तो किलोग्राम ही केजी ही तो आएगा। उसी तरह मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास को जोड़ने पर आ रहा है, और एटॉमिक मास को हम लिखते किससे हैं, यू से। तो अगर हम एटम का मास जोड़ रहे हैं इसका मतलब यू को यू में जोड़ेंगे तो फाइनल मॉलिक्यूलर मास भी तो यू में आएगा, है कि नहीं। तो 2 चीज पता चल गई, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। तो इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा 20U
25U, 16U, है ना। अब मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल का आपको एटम्स का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी मॉलिक्यूलर मास निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन एग्जाम्पल में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उससे कोशिश करेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालने की, और आपको तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं कैसे, एटम्स के जितने भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास ऐड कर दो। तो यहाँ कितने एटम्स नजर आ रहे हैं आपको, 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1U, 1U होता है ना। तो 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 2U। 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम है, एक एटम का मास 1U, तो 2 का 2U, ठीक है। ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16U, तो ये हो गया आपका 16U। अब मैं इन दोनों को क्या कर दूं, सम कर दूं, तो 16U प्लस 2U क्या आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। तो 16 प्लस 2 करूंगा क्या आएगा, 18, और U को U में जोड़ रहा हूं तो ये भी तो U में आएगा, तो मॉलिक्यूलर मास भी तो U में ही लिखते हैं। तो देखते हैं क्या आंसर हमारा सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये देखो हमने निकाल लिया ना। तो इसमें कोई कठिनाई आई क्या, कोई कठिनाई नहीं आई। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो बस एक चीज का ध्यान रखना होगा कि एटम्स के एटॉमिक मास याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है कि ऑक्सीजन का 16U होता है एटॉमिक मास, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये तो याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको याद होता जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16U होता है, कार्बन का 12U होता है, ठीक है। ये तो याद होना चाहिए और हमने पढ़ा भी था, क्लियर। तो आगे बढ़ा जाए, कुछ और क्वेश्चन देखें, कुछ और एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां क्या पूछा है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो अमोनिया जो मॉलिक्यूल है वो नाइट्रोजन के 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम से मिलकर बना है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास और हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक मास को सम कर दें, जोड़ दें, ऐड कर दें, तो एमोनिया मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा, किसमें, U में। तो चलो नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14U, और 3 हाइड्रोजन है, एक का 1U, तो 3 का 3U, 3 हाइड्रोजन का 3U, और 14U प्लस 3U करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट में कितना आएगा, 17U। तो 17U क्या है, मॉलिक्यूलर मास किसका, अमोनिया का। देख लेते हैं आंसर सही है क्या, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कितना आराम से हमने निकाल लिया। अब कोई गलती होगी कभी, जी नहीं। तो याद रखना, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आराम से एकदम एटॉमिक मास को जोड़ते हुए हम आराम से निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास को भी U में लिखते हैं और जोड़ने के बाद जो मॉलिक्यूलर मास आता है उसको भी U से लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये यूनिट लिखना जरूरी है, सिर्फ 17 लिख दोगे, U नहीं लिखोगे तो गलत है ना। मेरा वजन 10 है, ये बोलना सही है क्या, मेरा वजन 60 किलो है, ये बोलना सही है, हाँ 60 किलो है ये बोलना सही है। लेकिन मैं बोलूं कि मेरा वजन 60 है, तो 60 क्या है, 60 किलोमीटर है कि 60 मीटर है कि 60 किलोग्राम है, 60 ग्राम है, क्या है, ये यूनिट लिखना जरूरी है ना। तो उसी तरह यहां लिखना जरूरी है, 17 क्या, U, ठीक है। चलिए अब आप क्या बता सकते हैं, HNO3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब आप पेन पेपर लेकर जल्दी से निकालने की कोशिश कीजिए, मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन का जोड़ दूं एटॉमिक मास तो निकल आएगा। तो हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 हाइड्रोजन है तो 1U, नाइट्रोजन का 14U, और ऑक्सीजन 3 है, 1 का होता है 16, तो 3 का 16 3 48, 16 3 48। तो मैं इसको जोड़ दूं तो जोड़ने पे क्या आएगा, देखो 1U प्लस 14U प्लस 16 3 48U, जोड़ने पर आएगा 63U, और 63U HNO3 का क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो U में आया कि नहीं। अब
आपको 3 एग्जाम्पल से आपका दिमाग मॉलिक्यूलर मास का जो कंसेप्ट है, मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं क्लियर? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, है ना। चलो आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन और, मॉलिक्यूलर मास का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं आपसे क्लोरीन मॉलिक्यूल का। क्लोरीन मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी कितनी होती है? 2, मतलब Cl2। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिए। अब देखो, मॉलिक्यूलर मास के लिए क्लोरीन एटम का एटॉमिक मास क्लियर होना चाहिए। याद है आपको कितना होता है? बताइए। 35.5 U होता है एटॉमिक मास किसका? क्लोरीन का। तो कितने क्लोरीन है? 2। तो 35.5 U इंटू 2 तो क्या आ जाएगा? बताइए क्या आ जाएगा? 71 U आएगा कि नहीं? तो 71 U है मॉलिक्यूलर मास किसका? क्लोरीन का। समझ में आया? तो इस तरीके से अब आपने सीख लिया कि मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बस एटॉमिक मास को सम कर दो, ठीक है, आपका मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा U में। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए बच्चों, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हो, समझ में भी आ रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास को हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। अब निकालते हैं क्या? अब जानने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकालते हैं। हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास। पहली बात, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, उनका जो मास निकालते हैं उसको मॉलिक्यूलर मास नहीं कहते, फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो NaCl मैंने लिख दिया, एक मिनट, मैंने लिख दिया NaCl। तो NaCl सोडियम क्लोराइड, जो हम नमक खा रहे हैं घरों में, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl। और केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्योंकि सॉल्ट तो एक आम नाम है, जनरल नेम है, लेकिन साइंस में सॉल्ट को क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl। तो ये सोडियम क्लोराइड बना कैसे है? आयन से बना है। सोडियम +1 आयंस और क्लोराइड माइनस आयन से बना है। ठीक है। तो क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है जो आयन से बना है, तो जब हम इसका मास निकालेंगे तो वो मॉलिक्यूलर मास नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये आयन से बना है। ठीक है। इसमें आयंस प्रेजेंट है, कैटायंस और एनायंस। ठीक है। क्योंकि इनमें आयंस प्रेजेंट हैं, तो इसका हम मास जो निकालेंगे वो मॉलिक्यूलर मास नहीं कहलाएगा, वो फॉर्मूला यूनिट मास कहलाएगा। तो ऐसा समझ लो, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, जैसे मीथेन, जैसे वाटर, जैसे क्लोरीन, जैसे नाइट्रोजन गैस, जैसे ऑक्सीजन गैस, ठीक है, जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो कोवलेंट कंपाउंड्स का जब हम कोवलेंट कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूल होता है उसका मास निकालते हैं तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। लेकिन जब आयनिक कंपाउंड में हम मास निकालते हैं तो वो फॉर्मूला यूनिट मास कहलाता है। तो अगर NaCl का आप निकालोगे तो वो फॉर्मूला यूनिट मास कहलाएगा, लेकिन आप पानी का निकालोगे, वाटर का, तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो नाम अलग है, लेकिन कैलकुलेट करने का तरीका भी सेम है। जी हाँ, सेम है। जो अभी तक आपने देखा, मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते थे? एटम्स का एटॉमिक मास ऐड कर दो तो मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाता है। ठीक उसी तरह फॉर्मूला यूनिट मास भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकाला जाता है? क्या होता है फॉर्मूला यूनिट मास? फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज ए सम ऑफ एटॉमिक मास। तो मॉलिक्यूलर मास भी तो यही था, मॉलिक्यूलर मास भी क्या था? सम ऑफ एटॉमिक मास था। ठीक है। और ये फॉर्मूला यूनिट मास भी क्या है? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के फॉर्मूला यूनिट में, जैसे सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है, इसका जो फॉर्मूला यूनिट है, मतलब एक यूनिट, तो एक यूनिट मतलब NaCl, ये इसका एक फॉर्मूला यूनिट है। तो इस फॉर्मूला यूनिट में जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास जोड़ दो तो इस आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट मास निकल के आ जाएगा। तो यहां भी वही कर रहे हैं, एटम के मास को यानी एटॉमिक मास को ऐड कर रहे हैं। ठीक है। द फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, है कि नहीं? द ओनली डिफरेंस इज दैट वी यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट मास फॉर दो सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। यानी बस नाम अलग है, कैलकुलेट करने का तरीका सेम है। तो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास दोनों को कैलकुलेट करने का प्रोसेस, तरीका एकदम सेम है, बस नाम अलग अलग है। तो फॉर्मूला यूनिट मास हम कहां बोलते हैं? जहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कंपाउंड किसका बना हो? आयंस का बना हो। जैसे सोडियम क्लोराइड कंपाउंड किससे बना है?
सोडियम +1 और क्लोरीन -1 आयन से बना है। तो जब हम इसका मास निकालेंगे तो फॉर्मूला यूनिट मास कहेंगे। लेकिन किसी कोवलेंट कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का हम मास निकालेंगे तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये KCl है, यानी पोटेशियम क्लोराइड, तो इसका मैं क्या करूंगा, इसका मैं जो मास निकालूंगा वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा कि फॉर्मूला यूनिट मास कहलाएगा? बताओ KCl का मैं मास निकालूंगा तो वो मास मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा कि फॉर्मूला यूनिट मास कहलाएगा? अब देखो, ये जो पोटेशियम क्लोराइड है ना, ये आयन से बना है। कैसे पहचाना? जब भी मेटल और नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो आयंस के रूप में बॉन्ड बनता है, वो आयनिक कंपाउंड होता है। तो जैसे पोटेशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो यहाँ पोटेशियम +1 और क्लोरीन माइनस, यानी किस रूप में मिलेगा? आयंस के रूप में। तो पोटेशियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जो बना किससे है? आयन से बना है। तो जब मैं इसका मास निकालूंगा तो वो मास क्या होगा? फॉर्मूला यूनिट मास, है ना। लेकिन अगर मैं मीथेन कहूं तो मीथेन में आयंस नहीं है, मीथेन मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो यहां मैं जब मास निकालूंगा तो ये मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। अब समझ में आया? तरीका सेम, आयंस के केस में उसे नाम अलग दे दिया गया है, फॉर्मूला यूनिट मास, और मॉलिक्यूल के केस में उसी मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मुझे NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है तो तरीका तो वही है, मैं सोडियम एटम का और क्लोरीन एटम का एटॉमिक मास ऐड कर दूं तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास पता चल जाएगा। तो सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास? 23U। क्लोरीन का कितना होता है? अभी हमने देखा था 35.5U। तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 58.5U। ये आ गया NaCl का क्या? फॉर्मूला यूनिट मास। तो मॉलिक्यूलर मास भी U में रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला यूनिट मास भी देखो U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही लिखा है, देखो इसीलिए तो लिखा है कि फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर, ठीक वैसे ही जैसे कि हम क्या कैलकुलेट करते हैं? मॉलिक्यूलर मास। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब कोई दिक्कत नहीं है तो जरा आप कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 का फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट कीजिए और बताइए। अब देखो, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल के एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे और कंपाउंड बनाएंगे तो वो कंपाउंड कौन सा होगा? आयनिक कंपाउंड, और उसमें आयंस पाए जाएंगे। तो जरा इसमें आयंस बता सकते हो? आराम से बता सकते हैं। इसमें पॉजिटिव चार्ज वाला कैल्शियम है, ये एक आयन है, और नेगेटिव चार्ज वाले क्लोरीन है। तो ये आयंस ही तो हैं। तो यहां हम फॉर्मूला यूनिट मास ही तो निकालेंगे। तो निकालो, बताओ। तो क्या करना होगा? कैल्शियम का एटॉमिक मास और 2 क्लोरीन के एटॉमिक मास, वो भी कितने? क्लोरीन, 2 क्लोरीन के एटॉमिक मास में जोड़ दो। तो कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम का होता है 40U, और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5U, लेकिन 2 है। ठीक है। तो मैं 40U प्लस 2 × 35.5U कर दूंगा तो जो टोटल आएगा वही आएगा फॉर्मूला यूनिट मास। तो कितना आएगा? देखो, 40U प्लस 2 × 35.5U, 40 प्लस ये हो गया 71U, और ये हो गया आपका टोटल एटॉमिक फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2 कितना? 111U। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो तरीका, पैटर्न, कैलकुलेशन सेम ही तो है, बस अंतर यह है कि उसका नाम अलग रख दिया गया, फॉर्मूला यूनिट मास। तो जब भी आयनिक कंपाउंड में आप फॉर्मूला यूनिट मास निकालोगे तो इस तरीके से निकालोगे, और मॉलिक्यूल्स में निकालोगे तो भी तरीका वही है ना, बस नाम दे दिया गया मॉलिक्यूलर मास। इसको भी U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास को भी U से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो आगे चला जाए। चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया और फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकालते हैं वो पढ़ लिया। ठीक है, चलो। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और है। तो ये देखो, जिंक ऑक्साइड, जिंक मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो तुरंत समझ में आ गया, अच्छा ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें क्या मिलेगा? आयंस मिलेंगे। इसमें जिंक आयंस होता है और ऑक्सीजन आयंस होते हैं। ठीक है, तो आयंस है तो ये इसका हम फॉर्मूला यूनिट मास निकालेंगे ना, मॉलिक्यूलर मास तो निकालेंगे नहीं। तो कैसे निकालेंगे? जिंक का ऑक्सीजन के एटॉमिक मास में जोड़ दो। तो जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है? ये याद होना चाहिए। जिंक का एटॉमिक मास होता है 65
और ऑक्सीजन का कितना होता है 16U, पता ही है। तो 65U प्लस 16U आ गया कितना 81U। 81U जिंक ऑक्साइड का क्या है फॉर्मूला यूनिट मास है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना हो या फॉर्मूला यूनिट मास निकालना हो, एक चीज कंफर्म है, क्या पता होनी चाहिए बच्चों, आपको एटम्स का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर आपको पता नहीं है कि जिंक का 65U होता है तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कर पाओगे नहीं। क्वेश्चन में अगर दिया है तो ठीक है, हिंट में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया हो तो याद करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन के साथ साथ हम याद भी करते जा रहे हैं। कार्बन का देख लिया, नाइट्रोजन का देख लिया, ऑक्सीजन का देख लिया, क्लोरीन का देख लिया, है ना। अब यहाँ जिंक का भी देख लिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नया क्वेश्चन K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, इसका आपको फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं, जल्दी से बताइए, मन में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। साफ साफ पता चल गया कि पोटेशियम का एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास को जोड़ना है। कितने पोटेशियम है 2, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है बताइए। पोटेशियम का होता है 39, तो 2 इंटू 39 प्लस कार्बन का कितना होता है 12, तो 2 इंटू 39U प्लस 12U प्लस 3 इंटू 16U, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है। अब इन तीनों को मतलब जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा, देखो 2 इंटू 39U ये हो गया पोटेशियम के लिए, 12U कार्बन के लिए, और ऑक्सीजन 3 है तो 3 इंटू 16U, और जब इसको जोड़ोगे तो फॉर्मूला यूनिट मास कितना आ गया 138U। क्लियर है कि नहीं, जोड़ना ही तो है। अभी तक सिर्फ क्या कर रहे थे, ऐड ही तो कर रहे थे, ऐड करके मॉलिक्यूलर मास निकाला और एटॉमिक मास को ऐड करके फॉर्मूला यूनिट मास निकाल लिया, तरीका तो वही है ना। क्लियर हुआ, चलिए तो इतना क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं मोल कंसेप्ट को समझते हैं। क्या होता है मोल, मोल वर्ड किसने दिया था, मोल का मतलब क्या है, ठीक है, ये सारा कुछ अब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके पहले जरा आप यहाँ इस रिएक्शन पे ध्यान दो। तो इस रिएक्शन में जहां हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या कर रहा है, पानी का मॉलिक्यूल बना रहा है। H2 मतलब, एक मिनट, H2 मतलब क्या, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, और O2 मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और H2O मतलब पानी का मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से पानी का 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, है ना। तो इसको हम 2 तरीके से कह सकते हैं। एक तो तरीका ये कहना कि अबव रिएक्शन से क्या इंडिकेट हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है, 2 चीजें समझ में आ रही हैं। पहला कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर पानी के 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। या इसी को मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूं कि हाइड्रोजन का 4U मास, हाइड्रोजन का इतना मास ऑक्सीजन के इतने मास से जुड़कर पानी का इतना मास बना रहे हैं। तो पहले में मैंने जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट की है ना वो नंबर में रिप्रेजेंट की है, 2, 1 मिलकर पानी के 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मतलब मैं क्वांटिटी को नंबर में बता रहा हूं, 2 है कि 1 है, ठीक है। और दूसरे तरीके में इसी इक्वेशन में, इसी केमिकल रिएक्शन में मैंने जो क्वांटिटी बताई है वो क्वांटिटी नंबर में ना बता के मास में बताई है ना। कि 4U क्या हुआ, मास हुआ ना। तो 4U से क्या समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 4 होता, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U होता है। तो अगर 4U है इसका मतलब 4 हाइड्रोजन है ना। तो यहां मैं क्वांटिटी को मास में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसका मतलब 2 तरीके से मैं क्वांटिटी को, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैं क्वांटिटी को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या तो मैं नंबर बताऊं या तो मास बताऊं, है ना। अब बेटर क्या है, कौन ज्यादा सही है, क्वांटिटी को नंबर में रिप्रेजेंट करना ज्यादा सही है कि क्वांटिटी को मैं मास में बताना ज्यादा सही है। अब देखो तरीका सही है वो है नंबर, मास नहीं, ठीक है। नंबर में बताना ज्यादा सही है क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ठीक है एटम्स के नंबर पार्टिसिपेट करते हैं। हमको ये पता है कि इतने हाइड्रोजन एटम इतने ऑक्सीजन एटम से मिलकर क्या कर रहा है, पानी का इतना
मॉलिक्यूल बना रहा है ना, तो हमको एटम्स पार्टिसिपेट होते हुए दिखाई देते, मतलब एटम्स एक्चुअली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम मास क्यों बताएं, हम क्वांटिटी को नंबर में बताएं कि इतने एटम्स मिलकर इतने एटम के साथ मिलकर ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वो ज्यादा सही है। तो इसलिए लिखा है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास और नंबर। तो कौन सा बेटर है? बेटर है नंबर में रिप्रेजेंट करना। क्वांटिटी को अगर नंबर में रिप्रेजेंट करें, है ना, वो ज्यादा लगेगा, मतलब ज्यादा सही लगेगा। जैसे मान लो कि आपके पास दो तरीके हैं, पार्टी में आप फॉर्मल पहन के जाओ या कैजुअल पहन के जाओ, दो ऑप्शन है, लेकिन बेटर क्या लगेगा? शादियों में लोग क्या पहन के जाते हैं? फॉर्मल पहन के जाते हैं, है ना। कैजुअल यानी जीन्स वीन्स ज्यादा प्रेफर नहीं करते शादियों में। शादी में सूट पहन के जाते हैं, महिलाएं हैं साड़ी पहन के जाती हैं, क्यों? क्योंकि वो फॉर्मल आता है। और पार्टी में, फंक्शन में, है ना, हम लोग फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं। तो इसका मतलब पहन तो दोनों सकते थे, लेकिन शादियों में या फंक्शन में क्या पहनना ज्यादा सही है? फॉर्मल कपड़े। ठीक उसी तरह क्वांटिटी को मास और नंबर दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही क्या है? नंबर में बताना। क्यों नंबर में बताना? क्योंकि इन ए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। यानी जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो उस इक्वेशन से हमको ये पता चलता है कि डायरेक्टली पता चल जाता है कि कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड, मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना रहे हैं। तो हमको क्योंकि नंबर पता चलता है केमिकल इक्वेशन से, मास नहीं पता चलता। ठीक है, देयरफॉर इसीलिए इट इज मोर कन्वीनियंट टू रेफर द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल और एटम्स रेदर देन देयर मास। इसीलिए क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताते हैं, ना कि मास में बताते हैं। और जब बात आई नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बताने की, तो हमने नंबर की एक बहुत बड़ी संख्या, बहुत ज्यादा संख्या, नंबर मतलब संख्या 1, 2, 10, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, तो ऐसे एक बहुत बड़ी संख्या जो कि फिक्स्ड रहती है हमेशा, वो हमने लिया और उसका नाम पड़ा क्या? मोल। तो इसका मतलब मोल क्या है? मोल एक फिक्स्ड वैल्यू है, और ये क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब मोल क्या है? मोल इज द एसआई यूनिट है किसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। तो अगर जब भी हमको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस बताना होगा तो हम मोल में बताते हैं। और मोल में जो क्वांटिटी होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, वो हमेशा फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक पेयर हमेशा एक पेयर में 2 जूते, 2 मोजे, 2 ही होंगे, चाहे जूते 2 हों, चाहे मोजे 2 हों, है ना, समझ में आया। तो जैसे एक पेयर में फिक्स है कि 2 ही होंगे, एक दर्जन में फिक्स है हमेशा 12 ही होंगे, उसी तरह एक मोल में भी फिक्स है। क्या है? फिक्स है कि एक मोल में सब्सटेंस का अमाउंट, क्वांटिटी कितना होगा, वो फिक्स है। तो मैं पहले लिख दे रहा हूं कि एक मोल मतलब फिक्स्ड क्वांटिटी या फिक्स्ड नंबर। अब वो कितना होता है वो मैं बताऊंगा अभी। फिक्स्ड क्वांटिटी और फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्योंकि एटम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो एटम बहुत सारे एटम्स मिलकर कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो बहुत सारे एटम्स को मिलाकर, ठीक है, फिक्स्ड एक उनका फिक्स्ड नंबर को हमने मोल बोल दिया। तो मोल इसीलिए कहलाता है एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसको रिप्रेजेंट यानी इसका सिंबल क्या होता है? MOL। तो इसका मतलब अगर मैं 4 MOL लिख रहा हूं, इसका मतलब 4 मोल। किसी भी मॉलिक्यूल का, सब्सटेंस का मैंने कितना मोल लिया? 4 मोल लिया। अब उस 4 मोल में कितने एटम्स होंगे या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो पहले एक मोल में कितने होते हैं ये पता कर लिया जाए, है ना, समझ में आया। चलिए, तो अभी बताता हूं कि एक मोल में कितने होते हैं। नंबर फिक्स है, लेकिन वो नंबर कितना होता है? 1 होता है, 2, 1 मोल मतलब 10 लाख, 1 मोल मतलब 1 करोड़, कितना होता है वो संख्या में बताता हूं। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि जो वर्ड मोल है ये इंट्रोड्यूस किसने किया था?
1896 में इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे विल्हेल्म ओस्टवाल्ड। तो ये आप किसका चित्र देख रहे हो? ओस्टवाल्ड जी का चित्र देख रहे हो, जिन्होंने ये मोल टर्म दिया था। हु डिराइव द टर्म फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो जो मोल वर्ड है ना, वो लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब था हीप और पाइल। हीप मतलब ढेर, जैसे हम सड़क से जा रहे हैं और कूड़े का ढेर दिखा, है ना, कूड़े के ढेर में बहुत सारे कूड़े हैं, प्लास्टिक के 10 डब्बे प्लास्टिक के हैं, 100 अखबार हैं, है ना, 5 शीशी के बोतल हैं, मतलब इस तरीके से बहुत सारे बिखरा हुआ है, गिन नहीं सकते, अनगिनत, मान लो बहुत सारा कूड़ा एक जगह रखा है, तो ढेर है ना, तो उसको रिप्रेजेंट की एक ढेर है, कूड़ों का 10 ढेर है, तो एक ढेर में कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे, 50 कूड़े होंगे, मतलब इस तरीके से कोई फिक्स नंबर होगा। तो वो हीप या पाइल जो लैटिन वर्ड था, ठीक है, लैटिन वर्ड मोल था, उसका मतलब था इंग्लिश में हीप या पाइल। तो उसी को लिया गया ओस्टवाल द्वारा और बोल दिया गया एक मोल। तो एक मोल मतलब किसी एक फिक्स्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो होता कितना है फिक्स्ड क्वांटिटी? तो एक मोल हमेशा होता है संख्या में कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 मोल पेन है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब मेरे पास 1 पेन नहीं है, मेरे पास 2 पेन नहीं है, मेरे पास 1 मोल पेन मतलब मेरे पास इतने पेन है। मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो बहुत सारा, करोड़ों अरबों से भी ज्यादा पेन हो गया ना, क्योंकि अभी देखो इसको मैं करूंगा तो ये बहुत बड़ी संख्या आ गई। उतनी संख्या 1 मोल के बराबर होती है और ये वैल्यू हमेशा फिक्स है। ना तो 1 मोल 7.022 हो सकता है, ना तो 1 मोल 4.022 हो सकता है, ना तो 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻20 हो सकता है, क्योंकि हमेशा 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतनी संख्या 1 मोल कहलाती है। अब चाहे इतनी संख्या में पेन का ले लूं या हाइड्रोजन के एटम का ले लूं या कार्बन के एटम का ले लूं, किसी का भी 1 मोल मतलब इतना हमेशा। और इसी नंबर को, क्योंकि ये फिक्स्ड है ना, एक फिक्स है तो एक कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को कहते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स मतलब कांस्टेंट है, तो उसको एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं। और ये एवोगैड्रो कांस्टेंट में जो नंबर है ना, इसे ही एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, तो ये होता है एवोगैड्रो नंबर, है ना। और ये एवोगैड्रो साइंटिस्ट का चित्र है, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर मतलब इतना नंबर, और ये नंबर हमेशा फिक्स है ना। तो इसीलिए इस नंबर को, जो कि एक कांस्टेंट है, इसी को एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कह सकते हैं। यानी 1 मोल में इतने नंबर होते हैं और ये नंबर हमेशा फिक्स होते हैं, इससे बढ़ नहीं सकता, इससे घट नहीं सकता, है ना। तो इसी कांस्टेंट को हम एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं। और इस एवोगैड्रो कांस्टेंट में ये जो नंबर है ना, इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, ठीक है। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Na मतलब समझ जाना मोल की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। Besides being related to a number, मतलब मोल में एक खासियत ये होती है कि मोल में कितने नंबर होते हैं ये तो फिक्स है, साथ ही साथ इन नंबर का जो मास होगा ना, वो भी फिक्स होगा। A mole has one more advantage. The advantage is that mass of 1 mole of a particular substance is also fixed. मतलब 1 मोल पेन ले लूं तो इसका मतलब मैंने इतनी पेन ले ली, और इतने पेन का जो मास होगा ना, वो बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदलेगा, है ना। ये कहने का मतलब है। तो मोल में बहुत ही फायदेमंद रहा कि क्वांटिटी को हमको रिप्रेजेंट करना हुआ तो कैसे रिप्रेजेंट करें, तो हमने वर्ड ले लिया मोल। तो अब हाइड्रोजन का, कार्बन का जब भी 1 मोल कहेंगे, तो इसका मतलब अगर 1 मोल हाइड्रोजन बोल रहे हैं तो इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम्स? 1 एटम, 10 एटम, 1 लाख एटम, कितने एटम्स? इतने एटम्स। 1 मोल कार्बन का मतलब इतने कार्बन के एटम्स। किसी का भी 1 मोल मतलब इतने एटम्स, फिक्स है, ठीक है। तो द मास ऑफ 1 मोल, अब हमको मोल पता चल गया, 1 मोल, 2 मोल, है ना। तो जैसे 1 मोल मतलब इतने एटम्स, तो इतने एटम्स का मास क्या होगा? अभी तक तो हम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे, फॉर्मूला यूनिट मास निकाल रहे थे, लेकिन अगर हमको मोल दिया हो, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल कार्बन एटम्स,
तो एक मोल जितने भी एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास कैसे निकालें, और वो मास क्या कहलाता है। तो एक मोल कार्बन का या हाइड्रोजन के एटम का जो मास होता है वो मोलर मास कहलाता है। ठीक है, तो जब हमको मोल दिया हो और उसका मास पूछे तो वो मोलर मास होता है। ठीक है, द मास ऑफ 1 मोल, एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वो इज इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। मतलब कि जैसे देखो ऐसे समझो, अगर मैं यहां लिख रहा हूं कि कार्बन का एक एटम, 1 कार्बन एटम का मास बताओ, एक कार्बन एटम का मास बताओ, तो कार्बन का एक एटम, इसका मास कितना होगा, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो कार्बन के एक एटम का मास होगा 12U, है ना। लेकिन अगर मैंने 12G लिख दिया तो इसका मतलब कि कार्बन का एक एटम नहीं है, कार्बन के कितने एटम हैं, इतने एटम्स हैं, और इतने एटम मतलब कार्बन कितना मोल, 1 मोल, और अगर 1 मोल में कार्बन ले लूं तो जो उसका मास होगा वो होगा मोलर मास, और वो होगा कितना 12G। तो इसका मतलब मोलर मास लिखने का तरीका वही है जैसे हम एटॉमिक मास या मोलर मास मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे, बस अंतर यह है कि U की जगह हम क्या लगा देते हैं, G लगा देते हैं, तो मोलर मास में G आ जाता है। ठीक है, तो वही लिखा है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस द मास ऑफ 1 एटम। ठीक है, एटॉमिक मास तो हमको एक एटम का मास देता है, लेकिन जब हम मोलर मास निकालते हैं तो 1 मोल एटम्स, और 1 मोल एटम्स बोलने का मतलब इतने एटम का मास निकालते हैं और उसको लिखते हैं G में। ठीक है, वही कह रहा है, टू गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट दैट इज मोलर मास। तो मतलब 1 मोल एटम, अब एटम हाइड्रोजन का हो, कार्बन का हो, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम का जब हम मास निकालते हैं वो होता है मोलर मास, क्योंकि हम मोल का निकाल रहे हैं मास। तो 1 मोल एटम का मास निकालते हैं तो वो मोलर मास होता है। तो वो निकालते कैसे हैं, ठीक उसी तरह जैसे अभी तक मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे, तरीका वही है, बस U की जगह G लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि 1U हाइड्रोजन, तो ये क्या बता रहा है, 1U हाइड्रोजन से, अब ये देखो यहाँ U लिखा है, क्या है U, तो U मतलब कि ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास है 1U। लेकिन अगर मैंने 1G लिख दिया तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन के 1 मोल एटम, और 1 मोल में कितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के एटम्स इतने होंगे, 1-2 नहीं होंगे, इतने एटम्स, इतने एटम मतलब हाइड्रोजन का 1 मोल, और हाइड्रोजन के 1 मोल एटम्स का जो मास होगा वो क्या होगा, 1G होगा। तो 1G इसका मतलब मोलर मास है। ठीक है, और 1U एटॉमिक मास है। तो मोलर मास को कैसे लिखते हैं, G से लिखते हैं। क्लियर, तो वही लिखा है, टू फाइंड आउट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब मोलर मास ही है, अंतर मत समझना, ग्राम आ गया ना तो मोलर मास हो गया। टू फाइंड आउट द मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल वी कीप द न्यूमेरिकल वैल्यू सेम एज द मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास की जो वैल्यू होती है वही रखते हैं, बस वी चेंज द यूनिट, हम U से यूनिट क्या कर देते हैं, G कर देते हैं। तो जब हमने G कर दिया तो वो मोलर मास आ गया, और मोलर मास ये बता रहा है इतने मोल्स के इतने मोल्स में जितने एटम्स हैं उसका मास। और जब हम एटॉमिक मास बोल रहे हैं तो एक एटम का मास है ना। क्लियर हुआ। अब जैसे अगर पानी है, ठीक है, इसको ऐसा समझो, पानी का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, अभी निकाला, पानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम से बना है। तो जब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो इनका एटॉमिक मास जोड़ देंगे, तो 2U + 16U कितना आ गया, 18U, और मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं तो U में लिखेंगे, तो ये हो गया 18U। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक पानी का मॉलिक्यूल है तो उसका मास कितना होगा, तो पानी के एक मॉलिक्यूल का मास 18U होगा। लेकिन पानी के एक मॉलिक्यूल नहीं, मैं इसी तरह पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाते जाऊं, कितना मॉलिक्यूल बनाता जाऊं, 1 मोल पानी का मॉलिक्यूल, मतलब 1 मोल पानी, 1 मोल H2O,
तो 1 मोल H2O में पानी का 1 मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, कितना होगा? 1 होगा नहीं, 2 होगा नहीं। 1 मोल जब पानी बोला तो पानी का 1 मॉलिक्यूल नहीं, कितने मॉलिक्यूल? पानी के इतने मॉलिक्यूल उस 1 मोल पानी में मौजूद हैं। और 1 मोल पानी में अगर पानी के वाटर के इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इसका मास क्या होगा? मोलर मास। तो वो कितना होगा? 18U की जगह G लगा दो, 18G, वो हो गया उसका पानी का मोलर मास, है ना। तो मोलर मास क्या बताता है, मॉलिक्यूलर मास पर क्या बताता है, ये समझ में आना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास 1 मॉलिक्यूल का मास बता रहा है, एटॉमिक मास 1 एटम का मास बता रहा है, लेकिन मोलर मास 1 मोल में कितने एटम्स हैं उसका मास बता रहा है, और उसको हम G से लिखते हैं। ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं किसके? कार्बन के, तो इसका मतलब कितने मोल कार्बन के एटम्स हैं? 1 मोल हैं, क्योंकि ये इसका मतलब ही ये क्वांटिटी क्या बता रहे हैं, मतलब 1 मोल। जैसे कूड़े का एक ढेर में मान लो 50 है, तो अगर 2 ढेर हुए तो कितने? 50 और 50, 3 ढेर हुए तो 50 50 50, यानी एक ढेर में हमेशा फिक्स है ना कि 50 ही कूड़े हैं। उसी तरह 1 मोल में हमेशा फिक्स है कि इतने ही नंबर होगा, चाहे कार्बन को चाहे हाइड्रोजन का। और अगर 1 मोल ऑफ कार्बन है तो इसका मतलब 1 मोल में कार्बन के जितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे? इतने एटम्स होंगे। तो उन सारे एटम का मास कितना होगा? 12G। 12 लिखकर ठीक उसी तरह मॉलिक्यूलर मास जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, लेकिन U की जगह G लिख देंगे, तो हो गया मोलर मास। तो हमको मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास तो निकालने आता था, अब हमने मोलर मास भी निकालना सीख लिया। बस अंतर यह है कि मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? G से। मोलर मास इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ G, और वो 1 मोल एटम्स का मास बताता है। ठीक है, मोलर मास 1 मोल एटम्स का मास बताता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन से कुछ हम मोलर मास निकालने का सीखते हैं। अब हमसे यहाँ पूछा क्या है? हमको मास पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो हमको एक्चुअल मास बताना है, तो नंबर ऑफ मोल्स दिया है। तो अगर हम नाइट्रोजन गैस का अगर हमको मोलर मास पता चल जाए और उस मोलर मास में हम नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर दें तो एक्चुअल मास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होगा? तो मोलर मास निकालने का तरीका बताया ना, जैसे मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास निकालते हैं। तो जैसे नाइट्रोजन है 14U, कितने नाइट्रोजन है? 2, तो 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 28U। और 28U को अगर हम U को जगह G लगा दें तो ये बन गया मोलर मास। और मोलर मास में अगर हम नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा एक्चुअल मास। तो 28G इंटू 0.5 कितना आएगा? 14 ग्राम आएगा। तो ये हो गया एक्चुअल मास किसका? नाइट्रोजन गैस का। तो एक्चुअल मास अलग होता है, मोलर मास अलग होता है। ठीक है, तो 28G मोलर मास है और ये मास एक्चुअल मास है, सही वाला मास है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा ना? जरूर। अब इस फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, 3 में से कोई 2 चीज देकर तीसरी चीज पूछ लेगा। जैसे आपसे वो नंबर ऑफ मोल्स पूछ लेगा तो कैसे निकालोगे? अब आपको एक्चुअल मास देगा, मोलर मास आप निकालोगे और फिर एक्चुअल मास को मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए अब इसमें जरा देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब देखो वही फॉर्मूला था पिछला वाला, बस पिछले वाले में क्या एक्चुअल मास पूछा था, इस वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। तो अभी बताया था एक्चुअल मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो एक्चुअल मास हमारा दिया है कितना? 52 ग्राम। तो एक्चुअल मास हो गया 52 ग्राम। इसको डिवाइड कर दूं किससे? मोलर मास से। किसका मोलर मास? हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4U। लेकिन मुझे मोलर मास निकालना है तो मैं U की जगह क्या लगा दूंगा? G। तो 4U की जगह 4G कर दिया। ठीक है, तो ये मोलर मास हो गया, 4G टेलीफोन वाला नहीं। ठीक है, तो ये 4G मोलर मास हो गया, मोलर मास हो गया 4G, इससे डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो ये कितना आएगा? 4 1 जा जाएगा
और 4 3 जा 12 13, तो नंबर ऑफ मोल्स 13 आएंगे। देखो आगे कि नहीं, आसान है कि नहीं। तो नंबर, देखो फॉर्मूला जो है वो याद रखना है कि एक्चुअल मास, ये फॉर्मूला है, ये बहुत मेन फॉर्मूला है कि एक्चुअल मास इज इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो पिछले क्वेश्चन में आपसे एक्चुअल मास पूछा था, इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअल मास दिया है, मोलर मास आपने निकाल लिया और फिर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया 13। ठीक है, समझ में आया। आगे चले एक और क्वेश्चन। अब देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। मतलब अगर हीलियम के कितने एटम हैं, हीलियम के अगर इतने एटम प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब कितने मोल। तो हमने पढ़ा है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मतलब 1 मोल। तो 12.044 इंटू 10 की पावर 23 में कितने मोल होंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड इससे हो जाएगा। तो अगर 12.044 इंटू 10 की पावर 23 को अगर मैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं इसको अगर डिवाइड करूं तो ये कट जाएगा, और ये देख रहे हो ये एग्जैक्ट 2 टाइम्स है। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 2 मोल्स आ गया, है कि नहीं। तो बहुत आसान था, ये ऐसा कठिन तो था नहीं। 1 मोल में हमको पता होना चाहिए, है ना, कि 1 मोल में हमको पता होना चाहिए। अब आपसे कोई पूछ ले 3 मोल्स में कितना होगा, तो 1 मोल में इतना होता है, तो 3 मोल्स में तो 3 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना होगा 6 6 0 और 18, तो 18.066 इंटू 10 की पावर 23 मतलब 3 मोल्स। तो हमको 1 मोल पता होना चाहिए, और 1 मोल में जितने एटम्स होते हैं या जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमेशा फिक्स होते हैं, और इसी फिक्स वैल्यू को हम एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको मोलर मास भी आ गया, मॉलिक्यूलर मास भी आ गया, फॉर्मूला यूनिट मास भी निकालना आ गया। यही तो हमारा मकसद था इस सेशन का कि हम इसको निकालना सीखें। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 के साथ जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।